हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ और आज के वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो अभी कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच। उसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल। और फिर हम आखिरी में कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। अब इसमें यह बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमस एक मत होकर डिसीजन में यह कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स के जो सिलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उन सिलेक्शंस को करने के लिए हम एक हाई पावर कमिटी बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए हम एक हाई पावर्ड कमिटी बनाएंगे जिसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। वो 3 मेंबर्स कौन होंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट मेंबर, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा और आखिरी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन 3 लोगों की एक कमिटी बिठाई जाएगी और इन 3 लोगों की कमिटी ये सजेस्ट करेगी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर किन कमिश्नर्स को मेंबर बनाया जाए। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पास मोदी जी हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ऑपोजिशन के लीडर कौन है? तो लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए आपको मिनिमम 10% ऑफ सीट सिक्योर करनी जरूरी है। और ये देखा जाए तो ऑपोजिशन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 10% सीट्स हो। दैट इज 55 सीट्स किसी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास है 52 सीट्स। तो इसमें यह प्रोविजन भी बनाया गया है कि अगर आपके पास ऑपोजिशन का लीडर नहीं है तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके किसी लीडर को, उनके किसी सीनियर मेंबर को आप इस कमेटी में बिठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कमेटी सजेस्ट करने के पीछे कारण क्या था? तो कारण यह था करंट प्रोसीजर। करंट प्रोसीजर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर बनाया जाएगा और वो सजेशन अपना प्रेसिडेंट को देते हैं और उस प्रेसिडेंट जो होते हैं उस सजेशन के ऊपर एक्शन लेते हुए उन मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर अपॉइंट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बायस्ड है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उनकी तरफ से एक बायस रहेगा, पर्सनल बायस की वो उस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन के अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे जिनसे उनके अच्छे संबंध या अच्छे रिलेशंस हो, राइट। और सुप्रीम कोर्ट को एक और शिकायत है कि 1950 में जब पहली बार इलेक्शन कमीशन बना था और पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे थे सुकुमार सेन, उनका टेन्योर था करीब 8 साल का। और आज की बात की जाए तो टेन्योर कम होते होते इलेक्शन कमिश्नर्स को 1 साल का भी टेन्योर पूरा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो जो स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की वो नहीं हो रही है। हम आगे देखेंगे कि इलेक्शन कमीशंस के बहुत ज्यादा मेजर रोल्स होते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करवाना, पार्टीज को असाइन करना, उनको सिंबल्स असाइन करना, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर एडवाइस करना। इन रोल्स को करने के लिए हमें एक ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत होती है, हमें ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत होती है जो एक लंबे टेन्योर के लिए रहे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके स्मूथली। सो ये एक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट इज नाउ ग्रांटेड द जुडिशरी एंड द ऑपोजिशन अ वॉइस इन द मैटर। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती थी, लेकिन अब ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का भी इसके अंदर से रहेगा, अपनी एक एडवाइस दे सकेंगे और अपना एक वॉइस रख सकेंगे। तो जो अब ये प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक बन चुका है। दैट इज ऑपोजिशन की भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट पावर में है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। तो ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करी। अब इस कमेटी के सजेशन होने के बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 10 अगस्त को एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। 10 अगस्त को एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में एक्शन लेते हुए पार्लियामेंट क्या करता है? 10 अगस्त को एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है द इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति, कंडीशंस ऑफ सर्विस की कंडीशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस, जो टेन्योर के बारे में बात करेगा। वो बिल राज्यसभा में 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया और वो बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। राज्यसभा के बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था लोकसभा में, पर सिंस मॉनसून सेशन जो था आपका 11 या 12 अगस्त को खत्म होता है, तो इस बिल को मॉनसून सेशन के दौरान लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सका। तो अब
एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि लोकसभा का एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा सितंबर 18 से सितंबर 22 के बीच, और उसमें 4-5 बिल जो है हम पास करना चाहते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसमें एक एडवोकेट एक्ट भी आती है। तो ये उनमें से एक बिल होता है, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। इसके अंदर क्या बात की गई है, तो हमने अभी अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी सजेस्ट करी अपनी रिकमेंडेशन से। कमेटी के मेंबर्स कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। इस बिल के अंदर भी कमेटी को सजेस्ट किया गया है और एक मेजर चेंज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर आपको यहां भी देखने को मिलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आपको यहां भी देखने को मिलेंगे, पर इस बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उनको हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो कोई भी हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के, उनको इंक्लूड किया जाएगा और ये सेलेक्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इस कमेटी को नाम दिया गया है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जो इस बिल के अंदर दी गई है उसके ये 3 मेंबर्स होंगे। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड थे, वेयर यहां पर हमने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड किया है, चीफ जस्टिस को इंक्लूड नहीं किया है। और इस बिल के अंदर एक और मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है सर्च कमेटी। तो सर्च कमेटी का काम ये रहेगा कि वो पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट सजेस्ट करेगी, किसको? सिलेक्शन कमेटी को। पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट जो भी एलिजिबल होंगे इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट होने के लिए, उनके नाम सजेस्ट किए जाएंगे सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी डिटरमाइन करेगी उन 5 लोगों में से कि किन व्यक्तियों को हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट पे अपॉइंट करना है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये है लोकसभा के स्पेशल सेशन में इंट्रोड्यूस होने वाला एक इंपॉर्टेंट बिल जो कि इलेक्शन कमीशन से डील करता है। अब हम थोड़ी इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसे हमने एस्टेब्लिश किया, और इसको अब हम नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी मनाते हैं। 2010 से हमने नेशनल वोटर्स डे को 25 जनवरी की तारीख को अलॉट किया। ओके, आर्टिकल 324 से 329 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 में आपको मिलता है इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोसीजर। और पार्ट 15, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स होते हैं, उसमें से 15 पार्ट डील करता है इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी रेंज है। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के: लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एमएलएस के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ये 5 मेजर इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाली बॉडी अगर कोई है तो वो है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बॉडी और होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, पंचायत के इलेक्शंस हो गए या म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो गए, इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? वो काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इन इलेक्शंस के अलावा सभी इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो जिम्मेदारी होती है। तो ये थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक ब्रीफ फंक्शनिंग उनकी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जब इलेक्शन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में, जैसा कि हमने देखा, तो ओरिजिनली सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 1989 तक यही प्रोसीजर हमने अपनाया। 1989 तक यही प्रोसीजर अपनाया, और फिर हमें पता पड़ा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ रहा है और हमको एक्सपेंड करने की जरूरत है हमारी इलेक्शन कमीशन को। तो 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। 3 मेंबर्स हमने 1989 में बनाया, पर 1991 में फिर इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। 1989 में फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। और प्रेजेंट फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन की है 1+2, दैट इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये कब आते हैं? ये 1993 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। 1993 में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन को हमने एस्टेब्लिश किया, राइट। स्टेट लेवल की बात की जाए तो अगर स्टेट लेवल के ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट कराने होते हैं हमें, तो इलेक्शन कमीशन हेल्प लेता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के, जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार। ये इंडिया के 25th इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम है श्री राजीव कुमार। मेंबर्स कौन है इलेक्शन कमीशन के? और तो अरुण गोयल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर है, और अनूप चंद्र पांडे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये होते हैं हमारे 3 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के। पहले इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये जनरल नॉलेज का फैक्ट होता है, बहुत ही रेलेवेंट होता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कौन थे। अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनका टेन्योर क्या होता है, सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेन्योर जो होता है वो इनका 6 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 6 साल मैक्सिमम या फिर 6 ईयर्स 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये इनका टेन्योर होता है और स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, दैट इज सिमिलर टू स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। रिमूवल कैसे होता है, तो जैसे कि स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे हो सकता है, तो उसके दो ग्राउंड्स है, इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर। तो इलेक्शन कमिश्नर के भी जो दो ग्राउंड्स बनते हैं रिमूवल के, वो होता है इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर। उससे पहले अगर इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करना चाहे तो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन के बारे में। हम एक बार फिर से इसे ब्रीफ में कवर कर लेते हैं। हमने इस वीडियो के इस सेशन के अंदर देखा कि सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने पहले एक जजमेंट आता है जिसमें वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात करते हैं। उस कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अपोजिंग में एक बिल लाया जाता है 10 जनवरी 2023 को राज्यसभा में, जिसमें एक और कमेटी बनाने की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिकमेंडेशन की तर्ज पर ही एक कमेटी बनाने की बात की जाती है जिसमें 3 मेंबर्स ही रहेंगे। कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे हम यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो 5 लोगों का पैनल रेकमेंड करेगी, जिनमें से हम सुटेबल कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए। उस बिल का नाम क्या है, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। लोकसभा में इसे स्पेशल सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ऐसी बात उठ रही है। और अगर इसे इंट्रोड्यूस करा के पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलते ही ये एक्ट बन जाएगा। ये था हमारा मेजर इशू इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। हमने इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी देखा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सवाल उठता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।